हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो एक दिमाग में आता है कि ये कैसे, ये जो पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये समुद्र है, ये कहीं कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर जो है फर्टाइल भूमि है, तो किस प्रकार से ये बना है। तो विविध प्रकार की जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, ये जो सारी संरचनाएं हैं, जो ढांचा है, वो आखिर बना कैसे। तो ये दिमाग में था, या फिर एक दिमाग में आता है कि आखिर पृथ्वी कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सूर्य कैसे बना, ये ग्रह कैसे बने, ये नक्षत्र कैसे बने। तो इन सारे जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर यहाँ पर है, उससे जो हमारे दिमाग में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं उस चीज को यहाँ पर समझेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले जिसके जो विविध प्रकार की संरचना और इसके जो ढांचा को देखा गया, तो उसको देख करके यहाँ पर एक निहायत ही अपने आप जो है इवोल्यूशन की एक ट्रेंड अपने दिमाग में गूंजी, और मायर ने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, इसके अध्ययन का उन्होंने एक अर्थ किया, जिसका नाम दिया मायर ने यहां पर इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, या इसको कह सकते हैं बायो इवोल्यूशन के नाम से इसको जाना गया। एक शाखा ही बना दी गई इस इवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, इस किस प्रकार से जो है जैव विकास हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी का विकास हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मांड का विकास हुआ, इन सबको जानने के लिए यहां पर एक नई शाखा बनी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और बायो इवोल्यूशन। हम लोग बहुत ज्यादा न चल करके सीधे पहुंचते कि कैसे कॉस्मिक इवोल्यूशन, इसमें ब्रह्मांड कैसे बना, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जीव की तो बाद में बात करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड कैसे बना। मीन्स हम लोग को यहाँ पहला टॉपिक पढ़ना है कॉस्मोलॉजी, कि आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे। एक दिमाग में आता है कि ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विभिन्न प्रकार के मत दिए। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि यह जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड जो है मैटर अर्थात जो है पदार्थ है, और प्लस एनर्जी का जो है एक संगम है। एनर्जी का यहाँ पर संगम है। जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ और ऊर्जा का यहाँ पर एक मिश्रित रूप है। और ये भी माना गया कि जो आधुनिक वैज्ञानिक वो मानते कि जो हमारा इस ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है लगभग जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है ये हमारा पृथ्वी की, हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो सबके अलग अलग मत है। हालांकि आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड यानी इस जो पूरे सौर ग्रह है, सौर मंडल है, उसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इसमें बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई, बहुत सारी परिकल्पनाएं इसमें दी गई है। जैसे माना गया कि जो पहले आदि ब्रह्मांड जो प्रारंभ था, तो उस प्रारंभ में जो है जो मैटर थे, पदार्थ थे, उस मैटर का जो है एंटी मैटर प्रतिकण प्रति पदार्थ जो उपस्थित था, एंटी मैटर उपस्थित थे। इसके अलावा जो है जो कण थे, पार्टिकल था, उसके जो है प्रति जो है एंटी पार्टिकल वहां पर उपस्थित थे, और इसी के द्वारा जो है इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसी के आधार पर जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने प्रकार से मत दिए। सबसे पहला जो मत हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पर जो है बिग बैंग हाइपोथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रहेगा कि इसमें ये पूछता है कंपटीशन में कि बिग बैंग हाइपोथेसिस किसने दिया। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, यही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, यही क्वेश्चन अदर वनडे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ चुके हैं कि बिग बैंग हाइपोथेसिस किसने दिया। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस को जो है एबेल लेमैत्रे ने दिया था। एबेल लेमैत्रे ने जो है इस बिग बैंग हाइपोथेसिस को इन्होंने दिया। इन्होंने क्या माना कि एबेल लेमैत्रे ने माना कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इन्होंने कहा कि जो पदार्थ की जो एंटी मैटर थे, प्रति पदार्थ थे एंटी मैटर, और जो एंटी पार्टिकल्स है, पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल है, इनके बीच में टकराव हो गया। इनके बीच में टकराव हो गया, और इस टकराव के फलस्वरूप जो है एक पूरी तरह से फैल करके सघन पिंड के रूप में एक परमाणु की उत्पत्ति हुई,
जिसका नाम दिया गया हाइड्रोजन परमाणु। तो इन्होंने क्या माना कि यहां पर जो है, जो पृथ्वी पर पहले से उपस्थित एंटी मैटर और एंटी पार्टिकल्स थे, वो एंटी मैटर और एंटी पार्टिकल्स आपस में जब इनका टकराव हुआ तो एक बादल बन गया और उस बादल में जो है हाइड्रोजन एटम का निर्माण हुआ। अब ये जो हाइड्रोजन एटम यहां पर उपस्थित थे, इसलिए जो धीरे धीरे पूरे सघन बादल के रूप में बना, क्लाउड बना, वो पूरी तरह से फैल करके और इस ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति का कार्य किया। अब ये हाइड्रोजन जो है वो एक और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ करके संभवतः माना जाता है कि हीलियम नामक जो है तत्व का निर्माण किया, और ये हीलियम एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जुड़ करके अलग अलग प्रकार के तत्वों का निर्माण यहाँ पर करता है। तो ये जो बिग बैंग परिकल्पना, इनका जो मानना है कि प्रतिकण और प्रति पदार्थों के बीच में विस्फोट हुआ और उससे एक घना बादल बना, जिसके फलस्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के गैसीय पिंड का निर्माण हुआ, और ये गैसीय पिंड धीरे धीरे परिवर्तित होकर के विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र आदि का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से माना गया कि जो ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड का ये प्रारंभिक पदार्थ था, और ये ब्रह्मांड प्रारंभिक पदार्थ से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हालांकि पहले से जो मत था, माना जाता था कि जो इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक आर्य पदार्थ जो ईलम से हुई है। पहले जो माना जाता था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है एक आर्य पदार्थ ईलम नामक पदार्थ से हुई है। फिर बिग बैंग हाइपोथेसिस आया, जिसमें एबल एमेक्टी ने बताया कि जो प्रतिकण और प्रति पदार्थ इसके पहले वो उसमें वहां पर जो है टकराव हुआ, और टकराव इतनी भयानक था कि उससे जो है विभिन्न प्रकार के गैसीय पिंड वहां पर उत्पन्न हुआ, और ये गैसीय पिंड जो है एकत्र होकर के वहां पर जो है बादल के रूप में एकत्र होकर के एक एक अलग अलग पिंड, नक्षत्र, इन सबका सौरमंडल आज का निर्माण यहाँ पर किया। साथ में वहां पर एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ, और ये हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ करके हीलियम का निर्माण किया, और यह हीलियम परमाणु फिर एक एक हाइड्रोजन जो तत्व है उससे जुड़ जुड़ करके वहां पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण किया, और इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दूसरी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ जाते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। तो इसको जो है कांट एवं लाप्लास ने दिया था। कांट एंड लाप्लास ने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत किया। जो निहारिका परिकल्पना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इनके मानना है कि जो हमारा आकाश गंगा है, हमारा सौर मंडल, इन्होंने क्या माना कि जो हमारा, इन्होंने सौर मंडल के बारे में बात की, जो हमारा सौर मंडल है, जो सोलर यहां पर जो है मंडल है, वो सोलर जो यहाँ पर सौर मंडल है, इसमें जो है इसकी उत्पत्ति लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। जो हमारा सोलर वो है यानी सौर मंडल है, वो सौर मंडल जो उसकी उत्पत्ति 4.7 अरब वर्ष एक गैसीय घूर्णीय पिंड से हुई है। इन्होंने माना कि 4.7 अरब वर्ष पूर्व एक गैसीय घूर्णीय पिंड बना। ये गैसीय घूर्णीय पिंड से जो है, जो वहां पर बना, वो वहां पर उसकी उत्पत्ति हुई एक सूर्य की, और इस सूर्य से ही जो है कुछ टुकड़े टूट टूट करके अलग अलग होकर के सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाना शुरू किए, और इस प्रकार से सौर मंडल में उपस्थित जो अन्य ग्रह हैं, अन्य उपग्रह हैं, अन्य नक्षत्र हैं, उनका यहाँ पर निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की दोनों परिकल्पनाएं थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जो बिग बैंग परिकल्पना है वो एबल एमेक्टी ने दिया, और जबकि जो नेबुलर हाइपोथेसिस वो कांट एंड लाप्लास ने इसको प्रस्तुत किया। ये तो थी परिकल्पनाओं की बातें। अब हम लोग पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक्चुअल में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे, इसकी बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, देखिए जीवन की उत्पत्ति के संबंधित में अगर हम लोग बात करें कि जो जीवन की उत्पत्ति ऐसे संबंधित अगर बात करें तो यहां पर 4 पुरातन परिकल्पनाएं दिया गया है। यानी क्या दिया गया, 4 एंशिएंट थ्योरीज दी गई है। तो 4 पुरातन परिकल्पनाएं इसमें दी गई। हम लोग 4 पुरातन परिकल्पनाओं को देखेंगे। 4 पुरातन परिकल्पनाएं, हालांकि चाहे मान्य हो या ना मान्य हो, लेकिन वहां पर याद रखना है कि कौन परिकल्पना किस दार्शनिक ने किस परिकल्पना को माना है। तो ये चीज यहां पर हम लोग को फोकस करना है। 4 पुरातन परिकल्पना। सबसे पहली परिकल्पना यहां पर अगर हम बात करें, जो सबसे पहली परिकल्पना वो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस
जनरेशन, इसको जो है एबायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, एबायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, अर्थात स्वतः उत्पादन का मत, मतलब कह सकते हैं कि अजीवात जीवोत्पत्ति मत। अरे इसके जो अजीवात जीवोत्पत्ति मत है, इसका जो मानने वाले थे बहुत सारे दार्शनिक इसको मानते थे, जैसे थेल्स थे, थेल्स का मत था, एनेक्सिमेंडर थे, वो भी इस मत को मानते थे, एनेक्सिमेंडर, एम्पिडोक्लीस थे, दार्शनिक थे, ये भी जो है इस मत को मानते थे, प्लूटो थे, वो भी इस मत को मानते थे। इसके अलावा जो है इसमें जो है अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु भी इस मत को मानते थे। तो ये जो कुछ दार्शनिक थे, वो दार्शनिक जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की विधि को मानते थे, अर्थात जो है स्वतः जीवोत्पत्ति मत को इन्होंने माना। इनके अनुसार क्या था कि प्रारंभिक समय में कुछ इस प्रकार से आदि जो पृथ्वी बनी, उस पे कुछ इस प्रकार की जो है वहां का उस समय का वातावरण था कि जो नॉन लिविंग पदार्थ थे, जो भी वहां पर निर्जीव पदार्थ थे, नॉन लिविंग सब्सटेंस था, उस नॉन लिविंग से जो है जीवों की उत्पत्ति यानी हुई, लिविंग ऑर्गेनिज की उत्पत्ति वहां पर होती है। तो इस तरह से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज थे, उनसे जो लिविंग ऑर्गेनिज की उत्पत्ति हुई, ऐसा इन लोगों को मानना है। क्योंकि माना जाता है कि प्राचीन समय में यह भी माना जाता था कि जैसे जो तालाब का कीचड़, उस तालाब के कीचड़ से मछलियां हो गई, सांप हो गए, मेढक हो गए या अन्य जो जलीय जंतु, उनकी स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा गोबर, विष्ठा आदि से कीड़े मकोड़ों आदि की उत्पत्ति होती है, पसीने से चीलर की उत्पत्ति होती है। यहां तक कि एक जो साइंटिस्ट थे वान हेलमोंट, इनकी भी बात सुन लीजिए। वान हेलमोंट जो थे, वान हेलमोंट ने तो एक और दावा कर दिया। इनका जो दावा था कि अगर मान लेते हैं कि किसी जो है पसीने से भीगी हुई कमीज, यानी शर्ट को, पसीने से भीगी हुई कमीज को किसी गेहूं जो था, यानी गेहूं का आटा जो पिसा है, उसमें दबा करके रख दिया जाए कहीं अंधेरे कमरे में, तो 21 दिन बाद चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इनका भी एक अलग मत था। तो वान हेलमोंट ने क्या मत दे दिया कि इन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो है अगर कोई पसीने से भीगी हुई कमीज है, उसको जो है आटे, किसी अंधेरे कमरे में आटे के पास रख दिया जाए तो 21 दिन बाद चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो और बड़े जो यहाँ पर कर दिए कि हाँ, सभी जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति निर्जीव से हुई होगी। सभी जीव की उत्पत्ति जब निर्जीव से हो रही है तो, लेकिन यहां पर इन सबके साथ साथ में जो अरस्तु थे, इनका मत थोड़ा अलग था। इन्होंने मत बड़ा अच्छा दिया। इनका जो मत था कि इन्होंने कहा कि सभी जीवों की उत्पत्ति निर्जीव से हुई है, लेकिन इनका एक करेक्शन ये था, करेक्शन इन्होंने किया कि प्रारंभ समय में आदि पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार का वातावरण था कि वहां पर जो है उस वातावरण में जो है सभी निर्जीव पदार्थों सजीव की उत्पत्ति हो जाती, और एक बार जब सजीव बन जाता था तो वो जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता था। एक बार निर्जीव से सजीव बनने के बाद वो स्वतः जो है फिर जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा सकता था, अर्थात उससे फिर सजीव नहीं बनता था। लेकिन आज का जो समय है, आधुनिक जो वातावरण, इस आधुनिक वातावरण में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं हो सकती। इनका मानना तो इस तरह से था। हालांकि इसमें बहुत सारे मत थे। अगर इसकी कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करें, कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अगर जो है इसके हम लोग विरोध की बात करें या इसके विवाद की बात करें, तो इसमें बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारे विवाद थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रमाण किया है, जैसे वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी, इन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, इन्होंने 2 जार ले लिए। क्या ले लिए? 2 जार ले लिए, ठीक है। ये 2 जार ले लिया। एक जार
2 जार हो गया। एक जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार पर हल्के से जो है कागज आदि का जो है लगा दिया, कॉटन कपड़े से बांध दिया। ऐसे नहीं बांधा। इसके बाद इसमें पहले क्या किए, इसमें सांप या बिच्छी या जो जंतु थे उनके मांस के टुकड़ों को इसमें डाल दिया गया, दोनों में। एक को पूरी से ढक दिया गया, एक को खुला छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद क्या देखे कि ये जो खुला छोड़ा गया इस पर बहुत सारे जो मक्खी मच्छर इनके अंडे और लार्वा प्रेजेंट थे, जबकि जो बंद था उस पर मक्खी मच्छर आदि के लार्वा प्रेजेंट नहीं थे। अर्थात यहां पर सिद्ध होता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति जो है निर्जीव पदार्थ से नहीं हुई है। फिर इसी बीच जो है एंटोनी वान ल्यूएनहॉक आ गए, जिन्होंने अपने जो माइक्रोस्कोप बनाया। अब एंटोनी वान ल्यूएनहॉक आए और इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया जो लगभग जो है 300 गुना तक जो है किसी भी जीव के जो शरीर है उसके जीव के शरीर को 300 गुना तक जो है बड़ा करके देख सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक तालाब का जल लिया, उस तालाब के जल में देखा तो उन्हें बहुत सारे प्रोटोजोन्स दिखाई पड़ने लगे। फिर यहां से सभी वैज्ञानिकों के मन में आया कि नहीं, सभी जीवों की उत्पत्ति निर्जीव से ही हुई है, सजीव से नहीं। खाली पहले निर्जीव से उत्पत्ति हुई, तब जाकर सजीव से सजीव उत्पत्ति हुई। फिर उसको प्रयोग को सिद्ध करने के लिए एक आए यहां पर जो है लुईस पास्चर। इनके मत में यहां पर जो है लुईस पास्चर हुए। लुईस पास्चर ने क्या किया कि इन्होंने जो सिद्ध किया कि अगर हम मान लेते, इन्होंने क्या किया, एक ईस्ट ले लिया और शर्करा ले लिया, उसके घोल को खूब खौला लिया, इतना खौला दिया कि उससे जो जीवाणु आते वो मर जाए, कुछ भी नहीं रह गया, कोई जीव नहीं रह गया। एक को खुला रख दिया, एक को बंद कर दिया, तो उसमें क्या, जो खुला रहा तो उस पर जीवाणु आदि पनपे, जबकि जो बंद था उस पर जीवाणु आदि नहीं पनपे। इस प्रकार से यहां पर यह विचारधारा फिर आ गई कि किसी भी जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से नहीं हो सकती, और यह थ्योरी जो है अमान्य कर दी। तो पहली जो थ्योरी थी वो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। पहली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो दूसरी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद। एक नया आ गया विशिष्ट सृष्टिवाद। और भी बड़ी बातें, वैज्ञानिक तर्क से हट करके बातें, वैज्ञानिक कोई तर्क नहीं यहां पर केवल बात किसी कर रहे हैं, आध्यात्म की बात की जा रही है। मतलब स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद, इसका अर्थ होता है, इसमें माना गया कि सभी धर्मावलंबियों ने माना कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनके इष्ट के द्वारा की गई है। उनके जो भी इष्ट हैं, इष्ट देव हैं, उन इष्ट देव के द्वारा जो है इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी पृथ्वी की, उस पूरे पृथ्वी पर उपस्थित जीव की उत्पत्ति की गई है। यहां तक कि जो बाइबिल है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल में तो ये तक प्रमाण मिलता है कि इस पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 6 दिनों में की गई है। पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति 6 दिनों में की गई है। इसी प्रकार जो है, जो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्मावलंबी का मानना है कि इस पूरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो ब्रह्मा के द्वारा की गई है। ब्रह्मा के शरीर से ही पृथ्वी पर उपस्थित सभी समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम धर्म का मानना है कि इस पूरी पृथ्वी या इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनके अल्लाह के द्वारा की गई है। सभी ने अपने अपने बहुत सारे इसमें मत दिए, बहुत सारे इसमें जो है तर्क दिए कि हमारे इष्ट देवता के द्वारा बना। सभी ने अपने अपने तर्क यहां पर देना शुरू किया, लेकिन इसका सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया वो थे 17वीं शताब्दी में फादर स्योरेश। अगर इसमें पूरी तरह से अंधविश्वास को अगर लागू कर दिया तो वो थे फादर स्योरेश। 17वीं शताब्दी में तो इतना तक दावा कर दिया कि जो ईसा मसीह क्राइस्ट थे, ईसा मसीह के 4000 जन्म के 4004 वर्ष पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 4004 वर्ष पहले जो है इस पृथ्वी की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई।
तो इसका जो सबसे पूरा जो दिया जाता है कि जो बाइबल की पूरी तरह से फादर स्योरस ने इसका पूरा प्रचार किया। हालांकि डार्विन भी ये जो विशिष्ट सृष्टिवाद को मानते थे, हालांकि डार्विन का फिर बाद में मत जो है नेचुरलिस्टिक में गया, अर्थात प्रकृतिवाद में गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये स्पेशल क्रिएशन माना गया कि पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है उनके जो भी धर्म है, जो धर्म के मानने वाले, उनके अनुसार जो है उनके इष्ट देव या उनके जो अल्लाह है या उनके जो गॉड है या उनके जो ईश्वर है, उनके द्वारा इस पूरे जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो ये दूसरी थ्योरी थी, लेकिन इसका किसी के पास प्रमाण नहीं था, किसी के भी पास इसका प्रमाण जो है नहीं था कि इसको प्रमाणित कर सके कि हाँ ये चीज, इसका पूरे प्रमाण दे सके कि ये चीज जो है यहाँ पर इस पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति किसी के द्वारा की गई है। उसके आधार तीसरी थ्योरी, अर्थात ये थ्योरी भी अमान्य हो गई, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसका जो सबसे अधिक इसमें माना जाता है, जो नाम आता है वो रिचटर का है। रिचटर जो होते हैं वो कॉस्मोजोइक थ्योरी के प्रबल समर्थक थे। ये अंतरिक्षवाद क्या कहता है, कॉस्मोजोइक थ्योरी यानी अंतरिक्षवाद क्या कहता है, तो रिचटर के अनुसार कि पृथ्वी, ये जो पूरी जीव है, ये जीव तो जो है नश्वर है, अर्थात इसमें अमरत्व के गुण पाए जाते, कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो माना कि जो रिचटर थे, रिचटर ने माना किया कि जो हमारा ये पृथ्वी है ये पहले से था, लेकिन किसी अंतरिक्षी, किसी भी कोने से, किसी सेंटर से, किसी अंतरिक्ष से, कहीं से भी, इन्होंने कहां से आया ये नहीं बताया, बस इन्होंने कहा, इनके अनुसार लोग पढ़ रहे हैं रिचटर के, कि ये जो है कहीं से, किसी भी अंतरिक्ष के कोने से एक अंतरिक्षी गर्द आया, उस अंतरिक्षी गर्द में जो है कुछ स्पोर्स थे, कुछ बीजाणु थे, जीवित बीजाणु थे, वो जीवित बीजाणु आकर के पृथ्वी पर गिरे और इससे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो गई। फिर बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, जैसे आर्हेनियस ने इनका जो है खंडन किया। आर्हेनियस ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो हमारा ये ब्रह्मांड इतना शुष्क, इतना जो है ठंडा और इतना विकृत है कि कोई भी सजीव को अगर वहां से गुजारा जाए तो जीवित नहीं रह सकता, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती। तो अगर कहीं से अंतरिक्षी गर्द आया है, किसी अंतरिक्ष के किसी कोने से अंतरिक्षी गर्द आया है, तो अंतरिक्षी गर्द में जो जीवित स्पोर्स थे वो जीवित कैसे रह गए, तो मर जाने चाहिए थे। अर्थात ये कॉस्मोजोइक भी जो है ये यहां पर थ्योरी भी समाप्त हो गई, यानी इस थ्योरी को भी अमान्य जो है माना गया। फिर आया अगला थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन। थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन, अब यहां पर जो थ्योरी दी गई वो सडन क्रिएशन, अचानक, यानी यहां पर प्रलयवाद को माना गया, सबसे अधिक जिसमें माना गया वो प्रलयवाद को माना गया। प्रलयवाद में क्या कहा गया कि इनके अनुसार जो है जो भी इस पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी पर जो उपस्थित जीव है, वो जीव यहां पर जो है, जो भी इसमें जीव है, वो सारे के सारे जीव जो है वो बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जो इसके जो प्रबल समर्थक थे थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन के, इसके क्यूबियर इसके प्रमुख प्रबल समर्थक माने जाते हैं। हाइकल ने इसी चीज को जो है, हाइकल ने दूसरे रूप में प्रस्तुत किया, जिसको नाम दिया मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी नाम दिया। तो अपने अपने मत थे। तो थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन क्या कहता है, क्यूबियर ने या इसके प्रबल समर्थक थे, इनके अनुसार क्या हुआ कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर उपस्थित जो जीव होते हैं वो मरते रहते, बनते रहते, या इस पृथ्वी पर उपस्थित जो भी समुद्र आदि है, पहाड़ है, वो पहाड़ समुद्र आदि एक समय ऐसा था जब प्रलय होता, सब कुछ समाप्त हो जाता है, फिर से नए सिरे से उत्पत्ति होती रहती है, यानी अनंत काल तक जो है जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो यहां पर क्या है, अनंत काल तक जो है जीवों की उत्पत्ति चलती रहती है, और इस अनंत काल तक जीव की उत्पत्ति के समय में क्या होता है कि लगातार जीव जो है वो बनते रहते और समाप्त होते रहते हैं। लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि अगर ये फिर क्वेश्चन दिमाग में आ गया, अगर ये अनंत काल तक चलता रहता, एक बार प्रलय आया, सब कुछ समाप्त हुआ, फिर से एक नए जीव की उत्पत्ति हुई, तो सबसे प्रारंभ में जीव कब बना,
फिर एक दिमाग में आया कि प्रारंभ में जीव बना कैसे आखिर, तो फिर ये थ्योरी जो है ये थ्योरी भी अमान्य कर दी गई। अतः ये चारों जो पुरातन थ्योरीज थी, सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो भी यहां पर दिया गया, हालांकि उसको भी अमान्य किया गया। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो धार्मिक लोग हैं उनके अनुसार वो भी अमान्य है। कॉस्मोजोइक थ्योरी वो भी अमान्य है। थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन ये भी अमान्य, जिसे हम लोग मैकेनिकल थ्योरी कहते हैं। तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा जिस पर बेस्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको जानेंगे कि हाँ इसी के द्वारा जो है किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। वास्तव में कहीं ना कहीं प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि हाँ ये जो थ्योरी है वो सिद्ध है, वो वास्तविक है। यानी अगली थ्योरी हम लोग के लिए नेचुरलिस्टिक थ्योरी नहीं, आधुनिकवाद पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरी पढ़ा जाएगा अगले वाले पार्ट्स में। तो याद रखें अगला जो नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक थ्योरी, जिसको जो है विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से प्रमाणित भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार हम लोग का अगला जो पार्ट में, अगले पार्ट में जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।